बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि हमने गैस पेपर और हाउ टू राइट द क्वेश्चन इन पेपर, यानी कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से पेपर में लिखना है कि आपका एग्जामिनर उसके पूरे मार्क्स दे। तो हम ये दो चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारे किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम उनको पेपर में किस तरह से लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें हम देख रहे हैं और आज जो चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 4। हम 4 चैप्टर की बात करेंगे। ये आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड का चैप्टर है, अहम चैप्टर है बेटे। इसका बहुत सारा हिस्सा आपके स्मार्ट सिलेबस में है, बाकी है वो छोड़ दिया गया है। बेटा, सबसे पहले जो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है वो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, कि वो आपसे पूछेगा कि वाई HCl आर weak acid then HI। अब वो इसकी जगह पे HF लिख सकता है, HBr लिख सकता है, ये HI वैसे का वैसे ही लिखेगा। यानी कि मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में HCl की जगह पे बेटा वो HBr भी लिख सकता है, HF भी लिख सकता है। अब ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत अहम है। इसको आपको जो एग्जामिनर ने बताया है आप उसी आंसर लिखें, आसान है बेटे। उसके बाद डाइपोर फोर्स की बात करें तो हमारा डाइपोर फोर्स इटसेल्फ कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में शायद इससे कोई सवाल ना बने, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स भी कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ना ये लॉन्ग है ना शॉर्ट है, इसलिए इंस्टेंटेनियस भी हमारे बोर्ड में शायद इससे ना पूछा जाए। उसके बाद है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है बेटा वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपकी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो है, जिन्हें हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और प्लस इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो अब हमने इसको किस तरह से लिखना है। और हमारे 90% बच्चे से गलत लिख के आते हैं, पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो उसने वो पैराग्राफ लंबा सा लिखा हुआ है, हम पूरे का पूरा वो पैराग्राफ छाप देते हैं, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है बेटे। आपने सबसे पहले इसको स्टेटमेंट देनी है जो आपके हेडिंग नंबर 1 होगी कि स्टेटमेंट ये है क्या, कि टू नॉन पोलर के दरमियान में बनता है। जो भी आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से आती है तो यहां पे आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट के बाद आप इसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि आपने अपनी बुक में से जो आपका पेज नंबर 52 है, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे एक अगर देखोगे तो एक डायग्राम बनी हुई है। अब वो डायग्राम बनाओगे, कुछ इस तरह की वो डायग्राम्स बनी हुई है, तो आपने वो ये डायग्राम्स बनानी है। डायग्राम के सामने एक पैराग्राफ है जहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अच्छा, यहां तक आपने डायग्राम बना ली, ये आपकी डायग्राम हो गई बेटा। डायग्राम के बाद आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स लिखोगे। अहम हेडिंग फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं बच्चा? फैक्टर मैं दोबारा से देखता हूं, नीचे चला गया, शायद आपको क्लियर नजर ना आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अपने स्टेटमेंट, पहली हेडिंग हम बात कर रहे हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, पहली हेडिंग। फिर आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये पिछली दफा मिस हो गया था, आप इसकी एग्जांपल देंगे, दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन में बेटा आप डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। बेटा डायग्राम ये मैं बता चुका हूं पहले कि कहां से लेनी है और कौन सी लेनी है बेटा। इसके बाद फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा देखो, अगर आप इस हेडिंग को ए कह रहे थे, इसको बी कह रहे थे, इसको सी कह रहे थे, इसको डी कहा है, तो अब फैक्टर्स के अंदर भी हेडिंग है, एटॉमिक साइज, पोलैरिटी, ईटीसी जो आपने देना है, तो उसको आप इस तरह की हेडिंग से देंगे। यानी कि ए बी सी वहां से दे रहे थे, तो यहां पे आप फैक्टर की हेडिंग 1 2 3 में देंगे। क्लियर होगी बात? एटॉमिक साइज, पोलैरिटी, ईटीसी जो भी आपकी हेडिंग्स हैं आप उन्हें इस तरह से लिखेंगे। ये है आपकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है बेटा। जिस तरह ये फैक्टर साइज का फैक्टर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम बनता है कि साइज का लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे क्या असर होता है। क्लियर होगी बात? पोलैरिटी का लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे क्या असर होता है, ये दो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे बच्चे साइज का इफेक्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे पूछेगा और पोलैरिटी का इफेक्ट पूछेगा। इज इट क्लियर? तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लंदन डिस्पर्शन का लॉन्ग क्वेश्चन है जो अभी तक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो सकता है। बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कहें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो शायद ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेटा बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला अब यहां पे जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वो बेटा वो डिफरेंस पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन गौर करिएगा बेटा जी, और ये अकॉर्डिंग टू द एवरी बोर्ड, जिस बोर्ड के भी अब स्टूडेंट है, बहुत अहम क्वेश्चन है कि आपका जो डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अहम क्वेश्चन। तो आपने जब भी डिफरेंस लिखने दरमियान में लाइन लगानी है, उसके ऊपर नंबर 1 डिफरेंस, नंबर यहां पे 1, नंबर 2 डिफरेंस 2, कम से कम 3 डिफरेंस होने चाहिए, और फिर लास्ट में आपने लाइन लिखनी है। अब ये बात आपके ध्यान में सुनने वाली है कि आपने ऊपर या नीचे, इस टेबल के ऊपर या नीचे की लाइन लिखनी है। अगर नीचे आ गया तो आप टेबल लाइन लिखेंगे कि अपर टेबल शोन द डिफरेंस बिटवीन डायपोल बॉन्डिंग, डायपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अहम है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डायपोल में डिफरेंस, ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक अहम सवाल जो मेरा ख्याल है पिछले कई साल से पेपर में रिपीट हो रहा है और इस साल भी होगा, उम्मीद की जा रही है कि वाई आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। ये आपका अहम क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है डीएनए की, यानी कि आप पेज नंबर 85 की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी हैं जो कोवलेंट चीज़ों में, तो आप उनको रीड आउट करें। उसमें देखा जाए तो आपसे 1-2 सवाल फिर अहम आते हैं। बेटा वो अहम सवाल क्या है कि आपके HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू वाटर। समझ रहे हैं ना बात? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो HF की दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए, वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होनी चाहिए। तो अब वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों ज्यादा है और HF की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों कम है? तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि आपके वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू HF। जब हम ट्रेंड को देखें तो किसको होना चाहिए था? HF को होना चाहिए था। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ज्यादा अहम होती है। बेटा पेज नंबर जो आपका 86 है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन भी है कि आपका जो वाटर है वो लिक्विड है, जबकि ये जो आपका HF है ये क्या है? गैस है। क्यों है? तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। तो अब पेज नंबर अगर 87 की बात करें तो बेटा इसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन फूड मटेरियल, तो बेटा ये कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, यहां से कोई आपका क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। एक क्वेश्चन अब यहां पे अहम तरीन क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बारे में मैं देखें कि हर क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं कि इसको किस तरह से रन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में ये है कि आप एक्सप्लेनेशन करेंगे कंप्लीट तरीके से। ये अभी तक का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूं आपको कि ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें सारी डेंसिटीज की बात करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की बात करनी है और पूरा एक्सप्लेन करना जो आपकी बुक पे लिखा है, इसको आपने कोई पंगा नहीं लेना। उसके बाद इसकी जो डायग्राम है वो अपने डायग्राम जरूर बनानी है। हमारे अक्सर बच्चे इसकी डायग्राम छोड़ जाते हैं, तो बेटा आपने इसकी डायग्राम को कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी, नहीं छोड़ना। अच्छा इसके बाद बेटा लिक्विड क्रिस्टल है, तो बेटा लिक्विड क्रिस्टल का फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, बस इतना सा याद करें कि लिक्विड क्रिस्टल का फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। शायद डेफिनेशन ना आए लेकिन एक तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बात समझ में आई है जी कि आपको मैंने पहला लॉन्ग क्वेश्चन बताया कौन सा मेरे बच्चों? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर्स। फिर मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ आइस,
फिर मैंने बताया डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, तो आपने सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल का इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देनी है और एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई मेरा ख्याल है 6 एप्लीकेशन आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, तो आपने ये 6 की 6 एप्लीकेशन लिख देनी है। तो ये तो एक सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरे ख्याल के मुताबिक आपके इस साल के पेपर में जो लिक्विड क्रिस्टल है ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के चांसेस हैं। ये आपका लिक्विड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद सॉलिड का पोर्शन है, तो बेटा सॉलिड में आते ही सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल लिखनी है, डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल लिटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अहम है बेटे। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है। तो बेटे इसका जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जियोमेट्रिकल शेप नहीं आएगी पेपर में, मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्लीवेज प्लान। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्लीवेज प्लान क्या होता है, एनाइसोट्रॉपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमेट्री नहीं आएगी, हैबिट ऑफ क्रिस्टल नहीं आएगा, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीफॉर्मिज्म में डिफरेंस आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोफॉर्मिज्म और पॉलीफॉर्मिज्म, और इन्हीं तीनों में एलोट्रोप को भी किसी तरह से रिलेट किया जा सकता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर अहम क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें यूनिट सेल की और क्रिस्टल लिटिक्स की, तो यहाँ से क्रिस्टल लिटिक्स तो नहीं आएगा, लेकिन यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज यूनिट सेल, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा अगर हम बात करें कि आपके क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन की, तो बेटा ये अहम हमारा फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपको जो सामने टेबल बना है बेटे, इसके अंदर 7 स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है बेटे, 7 स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर के कुछ एक्सिस हैं, कुछ एंगल है और कुछ एग्जाम्पल है। आपने ये वाला ज़रूर याद कर लेना। यहाँ से भी अगर मुश्किल पेपर आए तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस दफ़ा हमारे मुश्किल आने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ पे आपने 4th चैप्टर को यहाँ तक याद करना। इससे अगले वाला जो हिस्सा है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।